डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और आइए आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिनका प्रयोग हम लैब में करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए एक फिगर आपके लिए ड्रा किया है मैंने, इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जनरली लैब में दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उससे जब और ज़्यादा मैग्नीफाइड करके हमको किसी चीज़ को देखना होता है तो हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस होता है, जबकि यहाँ कई लेंस लगे हुए होते हैं। इसकी पूरी बॉडी को अगर हम देखें तो देखिए ये ऊपर वाली ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की बॉडी, ये बॉडी ट्यूब कहलाता है। बॉडी ट्यूब के सबसे ऊपर यहाँ एक लेंस लगा होता है जिसे हम आई पीस भी कहते हैं, या जो लेंस यहाँ आई पीस में जो लेंस लगा होता है उसे ऑकुलर लेंस कहते हैं। अगर इस ट्यूब के दूसरे साइड की ओर हम देखें तो यहाँ पे हमको नोज पीस दिखाई देता है। एक गोल सा सर्किल यहाँ पर होता है जिससे तीन हमको किसी किसी में दो और किसी माइक्रोस्कोप में तीन यहाँ नॉब होते हैं, और इन नॉब से लगा होता है लेंस। और यहाँ जो लेंस लगता है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जस्ट पास होता है। हमको जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उस स्लाइड बनाकर और यहीं पर उसे रखते हैं। स्लाइड यहीं पर रखी जाती है, ये स्लाइड यहीं पर रखी जाती है और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लेंस इसे मैग्नीफाइड करेगा, वो मैग्नीफिकेशन के लिए लेंस यहाँ लगा होता है। यह ऑब्जेक्ट के सबसे पास है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ से हम देखते हैं, इसीलिए इसे हम आई पीस कहते हैं, और जो लेंस लगा होता है उसे ऑकुलर लेंस कहते हैं। ये हमारा ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम स्लाइड को फिक्स करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के दोनों ओर क्लिप लगी हुई होती है। इस क्लिप से हम इस जो स्लाइड है हमारी, इसको फिक्स करने का काम करते हैं। यहाँ नीचे अगर हम देखें तो ये एक हमको यू शेप का कर्व दिखाई पड़ता है, और इसे हम बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं। बेस भी कह सकते हैं और फुट भी कह सकते हैं इसे। यहाँ हम देखते हैं इस बेस से या फुट से एक यहाँ मिरर लगा हुआ होता है। जब भी इस माइक्रोस्कोप का हमें प्रयोग करना होता है तो हम ऐसा माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं कि जो लाइट लैब में आ रही है वो सीधी इस पर पड़े। जब इस मिरर पर लाइट पड़ती है तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सपोज मान लीजिए कि ये कोई मिरर है और अगर लाइट इधर से आ रही है तो लाइट जब इस पर पड़ेगी तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के नीचे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम ये होता है कि हमको कितनी लाइट चाहिए, इसे फिक्स करता है कंडेंसर। और हमें यहाँ इस जो आर्म दिख रहा है, इस आर्म पर हमको दो नॉब दिखाई देते हैं। बड़ा नॉब जो होता है उसे हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और जो छोटा होता है उसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को जब हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम देखते हैं कि ये ट्यूब ऊपर की ओर जाता है, और जब हम नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ट्यूब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के पास आता है। हमको इसे कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को कुछ इस तरह फिक्स करना होता है
कि मैक्सिमम लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो और जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं वह ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखाई दे। अब हम यहाँ देखें तो ये जो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और जिसे हम नोज पीस कहते हैं। नोज पीस पे यहाँ 3 लेंस लगे हैं, 10x, 40x एंड 45x। ये मूवेबल होता है, घूम सकता है। हमको जिस पावर में ऑब्जेक्ट को देखना होता है उस लेंस को हम इस यहाँ प्लेटफॉर्म के इस ऑब्जेक्ट की सीध में लाते हैं। यहाँ जैसे 10x लिखा हुआ है, ये लो पावर कहलाता है, 40x हाई पावर और 45x इससे भी ज़्यादा अगर मैग्नीफाइड करके देखना है तो हम 45x में इसको सेट करते हैं। अब हमें कोई चीज़ कैसे दिखती है, मान लिया कि हमारे पास एक स्लाइड है, इस स्लाइड को देखिए। मान लिया कि हमारी एक स्लाइड है और इस पे हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हम मान लिए एक छोटा सा कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी प्लांट का छोटा सा पार्ट, पॉलन ग्रेन, कुछ भी हम यहाँ लेते हैं। तो हम इस छोटे से पार्ट को देखने के लिए जब इस लेंस से नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ भी पावर है। मान लिया कि आई पीस में जो ऑकुलर लेंस लगा है उसका पावर 10x है। मान लेते हैं ये 10x है, इसका पावर यहाँ 10x है और जिस ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने सेट कर रखा है वो भी 10x है। तो यहाँ 10x इन माना कि ये 10x है, इस 10x को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10x से। ये 10x, ये 10x और मल्टीप्लाई इसे करेंगे किससे? 10x से। मल्टीप्लाई करेंगे 10x को 10x से। तो 10x को जब हम 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 100x हो जाएगा। यानी कोई भी चीज हमें 100 टाइम ज्यादा लार्जर दिखाई देगी, जो इसकी इमेज होगी वो 100 गुना बढ़ चुकी होगी। इसी तरह यदि किसी भी इसका यहाँ 40x को अगर हम फिक्स करेंगे तो हमें 10x इंटू हमें 40x करना पड़ेगा और इसका मान कितना आ जाएगा? 400। इस तरह अब ये ऑब्जेक्ट हमें 100 गुना नहीं 400 गुना बड़ा दिखाई देगा। इसी तरह यदि 45x को हम सेट करेंगे यहाँ तो फिर ये 45x को हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा। इसी छोटे से इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो हमें बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लेंस कई लगे होते हैं। इस माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को हमने आपको बताया और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको सेंट्रीफ्यूज बताना चाहते हैं। सेंट्रीफ्यूज भी एक बहुत महत्वपूर्ण एपरेटस है जो लैब में जो लोग बीएससी, एमएससी और रिसर्च करते हैं ऐसी जगहों पर ये सेंट्रीफ्यूज एपरेटस यूज किया जाता है। इस सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग हम मेडिकल कॉलेजेस में भी करते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा एपरेटस है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम डालते हैं, कोई भी लिक्विड को डालते हैं और कई उसमें सॉल्यूट पड़े हुए हैं, तो हम सॉल्यूट को उसकी डेंसिटी के आधार पर लिक्विड से अलग कर सकते हैं। ये भी देखिए एक बक्से जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लिड है, ये बाहर का ढक्कन है, इसे हम ऐसे खोल के दिखा रहे हैं। यहाँ हमको एक सर्कल दिखाई देता है, इस सर्कल पे देखिए यहाँ ऐसे टेस्ट ट्यूब लगी होती है। इस टेस्ट ट्यूब को हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ये टेस्ट ट्यूब
सभी जगह से टेस्ट ट्यूब लगी होती है। ये जितने भी हमको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, सभी से टेस्ट ट्यूब लटक रहा होता है और नीचे की ओर लटकता हुआ दिखता है। यहाँ इसके रेगुलेटर लगे हुए होते हैं। ये बीच का जो पोर्शन है वो रोटर है और रोटर से ही सारे टेस्ट ट्यूब लगे हुए होते हैं जो 40 डिग्री पर सेट किए जाते हैं। अब रोटेटर कंट्रोलर जो है हमारा, इससे हम इसको कितनी स्पीड पर हमको इसको घुमाना है इसे हम सेट करते हैं। यहाँ टाइमर लगा होता है कि कितनी देर तक के लिए हमें 2 मिनट सेंट्रीफ्यूज को ऑन करना है, कि 4 मिनट ऑन करना है, या 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज को रोटेट कराना है। यहाँ ये टाइमर, इसलिए ये टाइमर हमारी टाइमिंग को सेट करता है। तो सेंट्रीफ्यूज वो apparatus है जिसके द्वारा हम किसी भी लिक्विड में जो बहुत सारे सॉल्यूट मिले हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में हम मान लें कि ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ ये लिक्विड है। इस लिक्विड में हम मान लें कि ये पार्टिकल प्रेजेंट है, ये कई डेंसिटी के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। जब इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं तो ये 1 मिनट में जैसे 2000 बार घूमना, और अल्ट्रा मॉडल जो होता है सेंट्रीफ्यूज का वो तो 20,000 बार रोटेट कर सकता है 1 मिनट के अंदर। यहाँ जब ये रोटेट करेगा, मान लिया हमने 1 मिनट के लिए इसे सेट कर दिया है टाइमर को, तो ये जितने भी हम देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब, जैसे ही ये स्विच ऑन हम करेंगे तो बहुत तेजी से ये घूमना शुरू करता है, रोटर घूमना शुरू करता है। इतनी हाई स्पीड होती है कि सेंट्रीफ्यूज में लगने लगता है एक फोर्स, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो सेंटर से हमको दूर ले जाता है। जितने टेस्ट ट्यूब हैं जो इस तरह हमको वर्टिकल दिख रहे थे, अब स्पीड बहुत तेज हो जाने के कारण बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाते हैं, और जिस पार्टिकल की, जिस मॉलिक्यूल की डेंसिटी जितना ज़्यादा होती है वो उतना ही पीछे की ओर आ जाता है, और जो जितना हल्का होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर हम देखें कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या स्थिति है सॉलिड की, तो हम पाते हैं कि लिक्विड तो ऊपर आ गया है और जो सॉल्यूट है वो नीचे की ओर बैठ गया है। यानी हम सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं, और इस सेंट्रीफ्यूज का उपयोग हम लैब में, मेडिकल लैब में, रिसर्च लैब में सॉल्यूट को जो डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं उनसे लिक्विड से अलग करने में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये एपरेटस है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना है कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा एपरेटस है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, टेस्ट ट्यूब अंदर सेट होते हैं, और बहुत तेज स्पीड में से रोटेटर कंट्रोलर का प्रयोग करके जब हम इस रोटर को चलाते हैं तो 2000 बार 1 मिनट में घूम जाता है। जो अल्ट्रा मॉडल होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वहाँ तो 20,000 बार ये रोटर घूम जाता है, जिससे हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को भी किसी भी सॉल्यूशन से उसकी डेंसिटी के आधार पर अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अगले एपरेटस को देखें तो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जिससे हम किसी भी चीज़ को स्टरलाइज कर सकते हैं। हम जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, तो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बोरोसिल के बने हुए होते हैं, उनको अगर हमें प्रयोग में लाना है तो सबसे पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना होगा। कंटामिनेशन जो उसके ऊपर लगे हुए हैं उससे उसे दूर करना होगा। इसके लिए हम ये ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ये ऑटोक्लेव जहाँ हमें ये वायर दिखाई देता है, इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई की जाती है। यहाँ हम देखते हैं वाटर भर दिया जाता है और वाटर के अंदर ही ये कॉइल होता है।
इसके ऊपर एक परफोरेटेड प्लेट होती है। ये प्लेट परफोरेटेड है, यानी बीच बीच में इसके छेद होती है, और इसी परफोरेटेड प्लेट पर हम जिस भी ग्लासवेयर को, जिस भी जिस भी हमको किसी भी औजार को या किसी भी चीज को अगर हमें स्टरलाइज करना है, जैसे यहाँ मान लीजिए इस फ्लास्क को मैंने दिखाया कि हम फ्लास्क को स्टरलाइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ कॉटन से इसको बिल्कुल नॉब को बंद कर देंगे, इसके माउथ को हम बंद कर देंगे। ऊपर से हम इसके ऊपर बटर पेपर भी लगा देते हैं ताकि ये गीला ना होने पाए और कंप्लीटली स्टरलाइज हो जाए। यहाँ इसके ऊपर ये लिड है इसका ब्लैक कलर का, ये लिड, ये दो हम नट बोल्ट यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे 5-6 नट बोल्ट चारों ओर होते हैं जो लिड को अच्छी तरीके से इस कंटेनर पर सेट कर देते हैं। इसकी क्रिया विधि अगर हम देखें तो प्रेशर कुकर से बहुत मिलती जुलती है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, ऐसे यहाँ भी सेफ्टी वाल्व लगा होता है। यहाँ प्रेशर गाज होता है जिससे हम प्रेशर इसका मेंटेन करते हैं कि कितने प्रेशर पर हम स्टरलाइज कर रहे हैं। यहाँ स्टीम आउटलेट होता है कि इसके अंदर जितनी भी स्टीम बन गई अगर हम बाहर निकालना चाहें तो इसी आउटलेट से बाहर निकल जाता है। जब हमें किसी चीज को ऑटोक्लेव में डालकर स्टरलाइज करना होता है तो हम स्विच ऑन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास होती है और ये पानी खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, और जब बॉयल होता है तो वेपर ऊपर की ओर उठता है और यही वेपर फिर नीचे की ओर आता है, और ये जो भी हमने यहाँ रख रखा है फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब या कोई भी एपरेटस जिसे हमें यूज करना है, वॉच ग्लास, पैट्री डिश, तो उस पर जब वेपर गिरेगा, कोई भी कंटामिनेशन अगर उसके ऊपर है तो चूंकि वेपर बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जो अनवांटेड है कंटामिनेशन के रूप में, वो यहाँ से हम अलग कर सकते हैं। तो ऑटोक्लेव का प्रयोग सदैव हम किस लिए करते हैं, टू स्टरलाइज द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क या ड्यूरिंग द कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह अगला अगर हम देखें, ये भी स्टरलाइज करने का एक एपरेटस है जिसे हम हॉट एयर ओवन कहते हैं। इस ओवन में अगर हम देखें तो यहाँ एक नॉब है जिसे थर्मोस्टेट नॉब बोलते हैं, जहाँ से हम इस ओवन का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। हमें 160 डिग्री सेल्सियस पर रखना है कि 180 डिग्री सेल्सियस पर रखना है या 120 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, कितने डिग्री सेल्सियस पर रखना है ये इस नॉब के द्वारा रेगुलेट होता है। ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए यहाँ हमने ये दो नॉब लगा रखे हैं, और ये ग्रीन लाइट यह भी इंडिकेट करती है कि अंदर का जो टेम्परेचर है जितना हम चाहते हैं उतना ही है, और यदि ज़्यादा होने लगता है टेम्परेचर तो रेड लाइट जल जाती है अगर ये ऑटोमेटिक होता है। यहाँ ऊपर एक थर्मामीटर भी लगा होता है जो हमें यह बताता है कि ओवन के अंदर का टेम्परेचर कितना है। अंदर परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है, और ये सभी प्लेट परफोरेटेड इसलिए है क्योंकि जो हॉट एयर है वो नीचे से ऊपर तक होमोजिनस चारों ओर पहुंच सके। अब हमें, और यहाँ ये जो बाहर की ओर दिखाया जा रहा है ये इसका दरवाजा है या डोर है, इसे हम बंद करेंगे तो ये है हमको बिल्कुल जैसे हम फ्रिज को देखते हैं या घर में माइक्रोवेव को देखते हैं उसी तरह इसे हम बंद कर सकते हैं। जब किसी भी एपरेटस को हमको स्टरलाइज करना है तो ये इस यहाँ जितने भी हमको ये प्लेट दिख रहे हैं इन्हीं प्लेट के ऊपर रख देते हैं और टाइमिंग सेट कर देते हैं कि घंटे भर रखना है या आधे घंटे करना है। जितना हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो उतनी देर के लिए हम ओवन में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए रखते हैं और टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं कि हमको कितने टेम्परेचर पर स्टरलाइजेशन करना है। तो इस तरह आज मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन के बारे में बताया, और ये चारों इंस्ट्रूमेंट
बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानें। इसी तरह जो फार्मा के बच्चे होते हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेस का कोर्स करते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा ही उपयोगी है। ये चूँकि बहुत ही जनरल टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी लैब में अत्यंत आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगता हो मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आप बिल्कुल इसी तरह बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।